नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका ज्योतिर्वा एजुकेशन पर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 हिंदी का चैप्टर नंबर 1 माँ कहे एक कहानी। तो आज के वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ से। आइए अब हम इस कविता पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आगे दी गई गतिविधियाँ इस कार्य में आपकी सहायता करेंगी मेरी समझ से। तो बच्चों यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिए गए हैं और उनके 4 ऑप्शन हैं। जो भी ऑप्शन करेक्ट होगा उसके सामने आपको तारा बनाना है। तो पहला क्वेश्चन है, माँ अपने बेटे को करुणा और न्याय की कहानी क्यों सुनाती हैं? ऑप्शंस हैं, राजाओं की कहानियों से उसका मनोरंजन करने के लिए। दूसरा ऑप्शन है, उसमें सही और गलत की समझ विकसित करने के लिए। और तीसरा ऑप्शन है, उसे परिवार की विरासत और पूर्वजों के बारे में बताने के लिए। और चौथा ऑप्शन है, उसे प्रकृति और जानवरों के बारे में जानकारी देने के लिए। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, उसमें सही और गलत की समझ विकसित करने के लिए। तो इसके सामने आप स्टार बनाओगे। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, कविता में घायल पक्षी की कहानी का उपयोग किस लिए किया गया है? ऑप्शंस हैं, निर्दोष पक्षी के प्रति आखेटक की क्रूरता दिखाने के लिए, पिता की वीरता और साहस पर ध्यान दिलाने के लिए, करुणा और हिंसा के बीच के संघर्ष को दिखाने के लिए। और जो चौथा ऑप्शन है, मित्रता और निष्ठा के महत्व को उजागर करने के लिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा करुणा और हिंसा के बीच संघर्ष को दिखाने के लिए। तो इसके सामने आप स्टार बनाओगे। तीसरा क्वेश्चन है, कविता के अंत तक पहुंचते पहुंचते बच्चे को क्या समझ में आने लगता है? ऑप्शंस हैं, न्याय सदैव करुणा के साथ होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है, निर्णय लेते समय सदैव निडर रहना चाहिए। और तीसरा ऑप्शन है, आखेटों का सदैव विरोध करना चाहिए। और चौथा ऑप्शन है, जानवरों की हर स्थिति में रक्षा करनी चाहिए। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, न्याय सदैव करुणा के साथ होना चाहिए और निर्णय लेते समय सदैव निडर रहना चाहिए। एक से ज़्यादा भी ऑप्शन जो आपके करेक्ट हो सकते हैं। तो इनके दोनों के सामने आप स्टार बनाओगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, हो सकता है कि आपके समूह के साथ चुने अलग अलग उत्तर चुने हों। अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने हैं। तो आपको ये बताना है। तो उसका रीजन आप इस तरीके से लिखोगे, मैंने ये उत्तर इसलिए चुने क्योंकि माँ कहानी के माध्यम से बच्चों को सही और गलत की पहचान सिखाना चाहती है। घायल पक्षी की कहानी से करुणा और हिंसा के बीच का संघर्ष स्पष्ट होता है, जिससे हमें दया का महत्व समझ में आता है। अंत में बच्चा सीखता है कि न्याय करते समय दया और निडरता दोनों ही जरूरी है। मिलकर करें मिलान। इस पाठ में आपने माँ और पुत्र के बीच की बातचीत को एक कविता के रूप में पढ़ा है। इस कविता में माँ अपने पुत्र को उसके पिता की एक कहानी सुना रही है। क्या आप जानते हैं कि ये माँ, पुत्र और पिता कौन है? अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और उन्हें पहचान कर सुमेलित कीजिए। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट या फिर अपने शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। जैसे बेटा, तो बेटा क्या हुआ? सिद्धार्थ और यशोधरा के पुत्र राहुल। फिर माँ, माँ कौन है? यशोधरा, एक राजकुमारी और सिद्धार्थ की पत्नी। और तात, जिसको हम पिता भी बोलते हैं, सिद्धार्थ, एक राजकुमार जो बाद में गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। पंक्तियों पर चर्चा। पाठ में ही चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, अपने विचार अपने समूह में साझा कीजिए और लिखिए। तो पंक्तियां दी गई हैं, कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य उसे न उबारे, रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी। और जो दूसरी पंक्तियां है, हुआ विवाद सदैव निर्दय में, उभय आग्रही थे सब विषय में, गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी। तो चलिए बच्चों, इनका अर्थ देखते हैं। तो जो पंक्तियां है, कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य उसे न उबारे, रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी। तो इसका अर्थ आप लिखोगे, अगर कोई निर्दोष को चोट पहुंचाए तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। न्याय हमेशा दया और सच्चाई के साथ में होना चाहिए। और दूसरी पंक्तियां है, हुआ विवाद सदैव निर्दय में, उभय आग्रह थे सब विषय में, गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी। तो इसका अर्थ आप लिखोगे, दयालु और निर्दयी व्यक्ति के बीच झगड़ा हुआ, दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े थे, इसलिए मामला न्यायालय गया। सोच विचार के लिए कविता को एक बार फिर से पढ़िए, पता लगाइए और लिखिए आपके विचार से इस कविता में कौन सी पंक्ति सबसे महत्वपूर्ण है और आप उसे ही सबसे महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं। तो आप इसका उत्तर लिखोगे, न्याय दया का दानी। इसका कारण आप लिखोगे क्योंकि यह पंक्ति हमें सिखाती है कि न्याय में दया का होना बहुत ही जरूरी है। दूसरी पंक्ति दी गई है, आखेटक और बच्चे के पिता के बीच तर्क वितर्क क्यों हुआ था। तो इसका उत्तर आप लिखोगे क्योंकि आखेटक पक्षी को मारना चाहता था और बच्चे के पिता उसे बचाना चाहते थे। तीसरी पंक्ति है, माँ ने पुत्र से कहा, राहुल तू निर्णय कर इसका। क्यों कहा? तो इसका उत्तर आप लिखोगे
ताकि वह सही गलत की पहचान करना सीखे और स्वयं निर्णय ले सके। फिर नेक्स्ट है, यदि कहानी में आप उपवन में होते तो घायल हंस की सहायता के लिए क्या करते? आपके अनुसार न्याय कैसे किया जा सकता था? तो उत्तर लिखोगे, मैं पक्षी को बचाता और उसका इलाज कराता। मेरे अनुसार न्याय यह होता कि पक्षी को बचाने वाले को ही पक्षी मिलना चाहिए। फिर नेक्स्ट है, कविता में माँ और बेटे के बीच बातचीत से उनके बारे में क्या क्या पता चलता है? तो आप उत्तर लिखोगे, माँ समझदार और सिखाने वाली है, बेटा जिज्ञासु और सीखने वाला है, दोनों के बीच प्यार और विश्वास का संबंध है। अनुमान और कल्पना से अपने समूह में मिलकर चर्चा कीजिए। माँ ने अपने बेटे को कहानी सुनाते समय अंत में कहानी को स्वयं पूरा नहीं किया बल्कि उसी से निर्णय करने के लिए कहा। यदि आप किसी को यह कहानी सुना रहे होते तो कहानी को आगे कैसे बढ़ाते? तो आप उत्तर लिखोगे, न्यायाधीश ने कहा कि पक्षी को बचाने वाले को इसका अधिकार है। इसके बाद पक्षी का अच्छे से इलाज किया गया और उसे सुरक्षित स्थान पर रखा गया। जब वह पूरी तरह ठीक हो गया तो उसे फिर से खुले आकाश में उड़ने के लिए छोड़ दिया गया। फिर दूसरा है, मान लीजिए कि कहानी में हंस और तीर चलाने वाले के बीच बातचीत हो रही है। कल्पना से बताइए कि जब उसने हंस को तीर से घायल किया होगा तो उसमें और हंस में क्या क्या बातचीत हुई होगी, उन्होंने एक दूसरे को क्या क्या तर्क दिए होंगे। तो इसका उत्तर आप लिखोगे, पक्षी तुमने मुझे क्यों घायल किया? तो शिकारी बोलता है, मैंने शिकार के लिए किया है। पक्षी, मुझे भी जीने का अधिकार है। फिर नेक्स्ट है, मान लीजिए कि माँ ने जो कहानी सुनाई है आप भी उसके एक पात्र हैं, मतलब उसका एक हिस्सा है। आप कौन सा पात्र बनना चाहेंगे और क्यों? जैसे तीर चलाने वाला बनना चाहोगे, या फिर पक्षी बनना चाहोगे, या फिर पक्षी को बचाने वाला व्यक्ति बनना चाहोगे, या फिर न्यायाधीश जो न्याय करता है वो बनना चाहोगे, या फिर कोई अन्य पात्र जो आप कहानी में जोड़ना चाहें। तो बच्चों, इसका आंसर आप अपने हिसाब से दे सकते हो। जो भी आपको पात्र पसंद हो वो आप लिख सकते हो। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल लिखा है, पक्षी को बचाने वाला व्यक्ति, क्योंकि वह दयालु और अच्छा काम करता है। तो इसके अतिरिक्त अगर आपको कोई और पात्र पसंद है तो उसका उत्तर आप लिखना और फिर उसका रीजन भी लिखना। संवाद, इस कविता में एक माँ और उसके पुत्र का संवाद दिया गया है, मतलब दोनों की आपस में बातचीत दी गई है, माँ और पुत्र की। लेकिन कौन सा कथन किसने कहा है यह नहीं बताया गया है। आप कविता में दिए गए संवादों को पहचानिए कि कौन सा कथन किसने कहा है और उसे दिए गए उचित स्थान पर लिखिए। उदाहरण के लिए माँ और पुत्र का एक एक कथन दिया गया है। जैसे पुत्र द्वारा कहे गए कथन, तो जैसे यहाँ पे दिया गया है, माँ कहे एक कहानी, तो ये पुत्र ने बोला है। और फिर माँ द्वारा कहे गए कथन, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। तो हमें क्या करना है, जो पुत्र ने कथन कहे हैं वो यहाँ पर हमें लिखने हैं और जो माँ ने कहे हैं वो इधर लिखने हैं हमें। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारी पोयम है उसको देखते हैं और उसमें से फिर कथन को छांटेंगे। तो ये हमारी पोयम है, जो जिसने बोला है वो हम यहीं पर लिखते चलेंगे, फिर आप उसको वहां पर उतार लेना। जैसे माँ कहे एक कहानी, तो ये किसने कहा है, ये पुत्र ने कहा है। फिर बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी, तो ये किसने कहा है, ये माँ ने कहा है। तो आप यहाँ पर ये माँ कर दोगे। फिर कहती है मुझसे यह चेटी तू मेरी नानी की बेटी, कह माँ कह लेटी ही लेटी, तो ये किसने कहा था, ये पुत्र ने कहा था। तो यहाँ से आप बच्चों छांट कर जो है ऊपर की तरफ लिख लेना। फिर राजा था या रानी, राजा था या रानी माँ कह एक कहानी, तो ये किसने बोला था, ये पुत्र ने बोला था, ये पुत्र का संवाद है। फिर माँ बोलती है, तू है हटी मानधन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे तात भ्रमण करते थे तेरे, तो ये किसने बोला है, ये माता जी ने बोला है। तो यहाँ पे हम लिखोगे माँ। जहाँ सुरभि मनमानी, तो ये किसने बोला है, ये माँ ने बोला है। फिर पुत्र क्या बोलता है, जहाँ सुरभि मनमानी हाँ माँ यही कहानी, तो ये जो है ये कथन है पुत्र का। फिर वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु झिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी, तो यहाँ तक कथन जो है वो माँ का है। उसके बाद में लहराता था पानी हाँ हाँ यही कहानी, तो ये पुत्र का कथन है। उसके बाद खाते थे खग कल कल स्वर में, सहसा एक हंस ऊपर से गिरा विद होकर खर सर में, हुई पक्ष की हानि, तो ये किसने बोला है, ये माँ ने बोला है। पुत्र क्या बोलते हैं, हुई पक्ष की हानि करुणा भरी कहानी, तो ये पुत्र का कथन है। चौंक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया, इतने में आंखें टककाया, लक्ष्य सिद्धि की मानी, तो यहाँ तक जो है ये सारे कथन जो है ये माता जी के कथन है। और पुत्र के कथन क्या है, लक्ष्य सिद्धि की मानी कोमल कठिन कहानी, ये पुत्र के कथन है। उसके बाद मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी, तब उसने जो था खग बख्शी,
हट करने की ठानी, तो ये माँ के कथन हो जाएंगे यहाँ पे। और फिर पुत्र के कथन कौन से होंगे? हट करने की ठानी अब बढ़ चली कहानी, तो ये पुत्र के कथन है। उसके बाद हुआ विवाद सदैव निर्दय में, उभय आग्रही थे सब विषय में, गई बात तब न्यायालय में, तो ये माँ के कथन है। सुनी सभी ने जानी, तो ये किसके हैं? ये माँ ने बोला है। और पुत्र क्या बोलता है फिर बाद में? सुनी सभी ने जानी व्यापक हुई कहानी, तो ये पुत्र के कथन है यहाँ पे। उसके बाद में राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है जिसका, कह दे निर्भय जय हो जिसका, सुन लू तेरी बानी, तो ये किसने बोला है? ये माँ ने बोला है, ये माँ के कथन है। पुत्र के कथन, माँ मेरी क्या बानी मैं सुन रहा कहानी, ये पुत्र के कथन हो जाएंगे। उसके बाद कोई निरपराध को मारे तो क्यों न अन्य उसे उबारे, रक्षक पर भक्षक को वारे, और न्याय दया का दानी, तो ये पुत्र के कथन है। और लास्ट में माँ के कथन है, न्याय दया का दानी तूने गुनी कहानी, ये फिर माँ के कथन हो जाएंगे। तो इस तरीके से बच्चों हमने दोनों के कथन अलग अलग बता दिए हैं, आप वहाँ पर इनको लिख सकते हो। शब्द से जुड़े शब्द नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में प्रकृति से जुड़े शब्द कविता में से चुनकर लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर प्रकृति से जो भी रिलेटेड शब्द हैं वो हमें कविता से चुनकर लिखने हैं। तो कौन कौन से शब्द आए हैं कविता में? हंस, सुरभि, खग, उपवन, पानी, फूल और हिमबिंदु। पंक्ति से पंक्ति स्तंभ 1 और स्तंभ 2 में कुछ पंक्तियां दी गई है, मिलती जुलती पंक्तियों को रेखा खींचकर मिलाइए। तो पहली पंक्ति है, कहती है मुझसे यह चेटी, तो जो इसकी मिलती जुलती पंक्ति होगी वो हो जाएगी यह सेविका मुझसे यह कहती है। फिर सेकंड है, तू है हटी मानधन मेरे, तो इसका हो जाएगा हे मेरे पुत्र तो बहुत हट करता है। थर्ड वन, झलमल कर हिम बिंदु झिले थे, तो इसका करेक्ट हो जाएगा हिम या ओस के कण की बूंदे झिलमिला रही थी। फिर फोर्थ वन, गिरा बिद होकर खरसर से, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा तेज धार वाले तीर से घायल होकर गिर गया। फिफ्थ, हुआ विवाद सदैव निर्दय में, तो इसका करेक्ट हो जाएगा दयालु और निर्दयी व्यक्ति में झगड़ा हुआ। कह दे निर्भय जय हो जिसका, तो इसका करेक्ट हो जाएगा तू बिना डरे कह दे कि जीत किसकी होनी चाहिए। तूने गुनी कहानी, तो इसका करेक्ट हो जाएगा तूने कहानी को समझ लिया है। उभय आग्रही थे सब विषय में, मतलब दोनों ही अपनी अपनी बात पर अड़े थे। तब उसने जो था खग बख्शी हट करने की ठानी, तो इसका करेक्ट हो जाएगा तब उस तीर चलाने वाले ने हट करने का निश्चय कर लिया। फिर 10th, रक्षक पर भक्षक को वारे न्याय दया का दानी, तो इसका हो जाएगा न्याय में दया सम्मिलित होती है, न्याय मारने वाले के स्थान पर बचाने वाले का पक्ष लेता है। कविता की रचना, राजा था या रानी माँ कह एक कहानी। इन पंक्तियों पर ध्यान दीजिए। इन पंक्तियों की तरह इस पूरी कविता में अनेक स्थानों पर कुछ पंक्तियां 2 बार आई हैं। इस कारण कविता में पाठक को माँ बेटे की बातचीत और अच्छी तरह समझ में आ जाती है। इससे कविता के सौंदर्य में वृद्धि हुई है। आप ध्यान देंगे तो इस कविता में आपको ऐसी अनेक विशेषताएं दिखाई देंगी, जैसे कविता में माँ बेटे का संवाद दिया गया है जिसे संवादात्मक शैली कहते हैं। प्रकृति और कार्यों का वर्णन किया गया है जिसे वर्णनात्मक शैली कहा जाता है। अभी पहला प्रश्न है, इस कविता को एक बार पुनः पढ़िए और अपने समूह में मिलकर इस कविता की विशेषताओं की सूची बनाइए। अपने समूह की सूची को कक्षा में सबके साथ में साझा कीजिए। फिर दूसरा प्रश्न है, नीचे इस कविता की कुछ विशेषताएं और वे पंक्तियां दी गई हैं जिनमें ये विशेषताएं दिखाई देती हैं। विशेषताओं का सही पंक्तियों से मिलान कीजिए। आप कविता की पंक्तियों में एक से अधिक विशेषताएं भी ढूंढ सकते हैं। मतलब जो पंक्तियां दी गई हैं उनकी विशेषताएं एक से ज्यादा पंक्तियों में भी आपको मिल सकती है। कविता की विशेषताएं इधर दी गई हैं और कविता की पंक्तियां इधर हैं। तो आप देखोगे संवाद दिए गए, मतलब आपस में बातचीत दी गई है। तो अगर आप इस लाइन को यहाँ पर पंक्तियों को देखोगे, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी, तो यहाँ पर ये आपस में उनके संवाद मिलेंगे आपको। कहती है मुझसे चेटी तो मेरी नानी की बेटी, तो ये फर्स्ट वन हो जाएगा। फिर सेकंड, पंक्ति के अंतिम शब्द की ध्वनि आपस में मिलती जुलती है। तो अंतिम शब्द हम देख लेते हैं। जैसे अगर आप फोर्थ वन को देखोगे तो इसमें क्या है, तू है हटी मानधन मेरे सुन उपवन में बड़े सवेरे। तो जब आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो मेरे और सवेरे, तो जो अंतिम शब्द है उनकी ध्वनि आपस में मिलती जुलती आपको दिखाई देगी। तो सेकंड का उठ जाएगा फोर्थ। थर्ड, कुछ शब्द 2 बार और साथ साथ आए हैं। तो 2 बार और साथ साथ कौन सा है, जैसे वर्ण के फूल खिले थे, तो क्या है 2 शब्द हैं और वो साथ साथ में आए हैं। झलमल कर हिम बिंदु जिले थे, झलके झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी, तो इसका थर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन से वर्ण है, वर्ण के फूल खिले थे, तो ये 2 शब्द दोनों साथ साथ में आए हैं। फिर फोर्थ वन है,
कुछ विपरीतार्थक शब्द साथ साथ आए हैं, मतलब जिनका मीनिंग अपोजिट है, एक दूसरे के विपरीत है, वो शब्द साथ आए हैं। तो इसका पहला आप देखोगे, हुआ विवाद सदय निर्दय में, तो ये दोनों विपरीत है, सदय और निर्दय दोनों विपरीत है आपस में। और अगर यहाँ पे जाओगे आप फिफ्थ में, कोमल कठिन कहानी, ये दोनों भी विपरीत ही हैं। फिफ्थ है, प्रकृति का वर्णन किया गया है। तो प्रकृति का वर्णन किसमें किया गया है, आप यहाँ पर देखोगे, वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिमबिंदु जिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी। तो इसमें प्रकृति का वर्णन किया गया है। तो पंक्तियां जो है वो पंक्तियों में एक से ज़्यादा विशेषताएं मिल सकती है, मतलब दो के आंसर हो सकते हैं वो। तो ये थर्ड का भी है और ये फिफ्थ का भी है। फिर सिक्स्थ वन है, एक ही वर्ण से शुरू होने वाले एक से अधिक शब्द एक ही पंक्ति में आए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, ये देखोगे आप, कोमल और कठिन कहानी। तो अगर जब आप इसको देखोगे तो आपको मिल जाएगा ये दोनों कैसे स्टार्ट हुए हैं, कैसे कोमल है और कैसे कठिन है। फिर सेवेंथ वन है, प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। तो प्रश्न उत्तर किसमें, जब आप इसको पढ़ोगे, बेटा समझ लिया क्या तूने, मुझको अपनी नानी कहती है मुझसे या चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। तो इसमें ये प्रश्न उत्तर है। तो ये फर्स्ट का आंसर भी है और सेवेंथ का भी है। फिर लास्ट वन है, शब्द की वर्तनी बदलकर उपयोग किया गया है। तो एट्थ वन, हुई पक्ष की हानि, ये इसका आंसर हो जाएगा सेकंड वन। रूप बदलकर, सुन उपवन में बड़े सवेरे तात भ्रमण करते थे तेरे, कविता की इन पंक्तियों को निम्न प्रकार से बदलकर लिखा जा सकता है। जैसे, सुनो आपके पिता एक उपवन में बहुत सवेरे भ्रमण किया करते थे। अब आप भी पाठ के किसी एक पद को एक अनुच्छेद के रूप में लिखिए। तो आप पंक्तियां इस तरीके से लिख सकते हो, वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिमबिंदु झिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी। तो अनुच्छेद हो जाएगा, उपवन में तरह तरह के रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे, उन पर ओस की बूंदें चमक रही थी, हल्की हल्की हवा चल रही थी और वातावरण बहुत सुहावना लग रहा था। पास ही पानी लहराते हुए बह रहा था। कविता में विराम चिन्ह, माँ कहे कहानी, इस पंक्ति में आपको अनेक विराम चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, जैसे अल्प विराम, पूर्ण विराम, उद्धरण चिन्ह। इस कविता में विराम चिन्हों का बहुत अच्छा प्रयोग किया गया है। विराम चिन्ह इस कविता में अनेक कार्य कर रहे हैं। जैसे यह बताता है कि कविता पाठ करते समय कहाँ थोड़ा रुकना है, जहाँ पर अल्प विराम है वहाँ पर थोड़ा रुकना होता है, कहाँ अधिक रुकना है जहाँ पर पूर्ण विराम है, और कौन सी पंक्ति किसने कही है, जैसे पुत्र ने या फिर माँ ने, तो वो उद्धरण चिन्ह से मिलेगा आपको। कहाँ प्रश्न पूछा गया है, कौन सी बात आश्चर्य से बोली गई है। अभी क्वेश्चन है, नीचे कविता का एक अंश बिना विराम चिन्हों के दिया गया है, इसमें उपयुक्त स्थानों पर विराम चिन्ह लगाइए। तो जो ये अंश दिया गया है इसमें कहीं भी विराम चिन्ह नहीं लगे हुए हैं, हम इसमें विराम चिन्ह लगाने हैं। तो बच्चों आप उत्तर इस तरीके से लिखोगे विराम चिन्ह लगाकर, जैसे राहुल तू निर्णय कर इसका, तो राहुल से पहले क्या आएगा, ये उद्धरण चिन्ह आ जाएगा यहाँ पे, और ये अल्प विराम आ जाएगा। न्याय पक्ष लेता है किसका, तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा यहाँ पे। कह दे निर्भय, फिर ये आपका अल्प विराम हो जाएगा। जय हो जिसका, यहाँ पर ये आपका पूर्ण विराम हो जाएगा। फिर सुन लूं तेरी वाणी, तो यहाँ पर दोनों हैं, ये पूर्ण विराम भी है और ये उद्धरण भी है। फिर यहाँ पर भी उद्धरण है और ये फिर अल्प विराम है और ये प्रश्नवाचक है। इस तरीके से आप लगाते चले जाओगे और फिर ये पूर्ण विराम है। फिर यहाँ पर कोई निरपराध को मारे, ये क्या है, ये अल्प विराम है। फिर तो क्यों न अन्य उसे उबारे, ये कौन सा हो जाएगा आपका, प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा। रक्षक पर भक्षक को वारे, ये फिर आपका अल्प विराम हो जाएगा। न्याय दया का दानी, तो यहाँ पर ये दो चिन्ह आ जाएंगे। फिर यहाँ पे ये आपका उद्धरण चिन्ह हो जाएगा और एक ही हो जाएगा। न्याय दया का दानी, फिर ये आपका उद्धरण चिन्ह हो जाएगा और ये प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा। तूने गुनी कहानी, यहाँ पर ये पूर्ण विराम और फिर उद्धरण भी हो जाएगा उसके साथ में। पाठ से आगे आपकी बात सुन उपवन में बड़े सवेरे तात भ्रमण करते थे तेरे, आप या आपके परिजन भ्रमण के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं और क्यों। तो आपको इसका उत्तर लिखना है। तो आप उत्तर लिख सकते हो, हम पार्क या बगीचे में घूमने जाते हैं ताकि ताजी हवा मिले। फिर सेकंड क्वेश्चन है, इस पाठ में एक माँ अपने पुत्र को कहानी सुना रही है, आप किस किस से कहानी सुनते हैं या सुनते थे और आप किसको कौन सी कहानी सुनाते हैं। तो आप उत्तर लिख सकते हो, मैं दादी या दादा या फिर माँ से कहानियाँ सुनता हूँ और फिर दोस्तों को सुनाता हूँ। फिर तीसरा क्वेश्चन है, माँ ने कहानी सुनाने के बीच में एक प्रश्न पूछ लिया था, क्या कहानी सुनाने के बीच में प्रश्न पूछना सही है, क्यों। तो आप उत्तर लिखोगे, हाँ प्रश्न पूछना सही है क्योंकि इससे समझ बढ़ती है। फिर लास्ट क्वेश्चन है, कविता में बालक अपनी माँ से बार बार वही कहानी सुनने की हट करता है, मतलब जिद करता है। क्या आपका भी कभी कोई कहानी बार बार सुनने का मन करता है, अगर हाँ तो वो कौन सी कहानियाँ और क्यों। तो आप उत्तर लिखोगे, हाँ मुझे पंचतंत्र की कहानियाँ बार बार सुनना अच्छा लगता है क्योंकि वे सीख देती हैं। तो बच्चों इसके अलावा अगर आपको कोई और कहानी सुनना अच्छी लगती है तो उसके बारे में भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। निर्णय करे, राहुल तो निर्णय कर इसका, नीचे कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं, बताइए कि इन स्थिति में आप क्या करेंगे। तो जैसे पहली स्थिति है,
खेलते समय आप देखते हैं कि एक मित्र ने भूल से एक नियम तोड़ा है, तो आप क्या कर सकते हैं? तो इस तरीके से आप उत्तर लिख सकते हो, मैं अपने मित्र को समझाऊंगा। फिर दूसरा प्रश्न है, एक सहपाठी को कक्षा में दूसरे द्वारा चिढ़ाया जा रहा है, तो आप उत्तर दोगे, मैं उसे बचाऊंगा और शिक्षक को बताऊंगा। फिर थर्ड वन है, एक समूह परियोजना के बीच एक सहपाठी अपने भाग का कार्य नहीं कर रहा है, तो आप कर उत्तर दे सकते हो, मैं उसे काम करने के लिए प्रेरित करूंगा। फिर फोर्थ वन है, आपके दो मित्रों के बीच एक छोटी सी बात पर तर्क वितर्क हो रहा है, तो आप क्या करोगे? आप उत्तर लिखोगे, मैं दोनों को शांत कराऊंगा। फिर फिफ्थ वन है, एक सहपाठी को कुछ ऐसा करने के लिए अनुचित रूप से दंडित किया जा रहा है जिसे उसने किया ही नहीं है, तो आप क्या करोगे? आप उत्तर लिखोगे, मैं सच बताकर उसे बचाऊंगा। फिर सिक्स वन है, एक सहपाठी प्रतियोगिता में हार जाने पर उदास है, तो उसके लिए आप उत्तर लिखोगे, मैं उसे सांत्वना दूंगा। फिर सेवेंथ वन, कक्षा में चर्चा के बीच एक सहपाठी संकोच कर रहा है और उसे बोलने का अवसर नहीं पा रहा है, तो उसके लिए उत्तर आप लिखोगे, मैं उसे बोलने का मौका दिलवाऊंगा। फिर एट्थ वन, सहपाठी किसी विषय में संघर्ष कर रहा है और उसे आपसे सहायता मांगता है, तो उसके लिए उत्तर लिखोगे आप, मैं उसकी मदद करूंगा। सुनी कहानी। हमारे देश और विश्व में अनेक कहानियां लोग एक दूसरे को सैकड़ों हजारों सालों से सुनते सुनाते रहे हैं। इन कहानियों को लोक कथाएं कहते हैं। अपने घर या आसपास सुनी सुनाई जाने वाली किसी लोक कथा को लिखकर कक्षा में सुनाइए। आपने जिस भाषा में लोक कथा सुनी है या फिर जिस भाषा में आप लोक कथा लिखना चाहें लिख सकते हैं। कक्षा के सभी समूह द्वारा एकत्रित लोक कथाओं को जोड़कर एक पुस्तिका बनाइए और कक्षा के पुस्तकालय में उसे सम्मिलित कीजिए। तो बच्चों, ये एक्टिविटी है, ये आपको करनी है। आज की पहेली, नीचे कुछ पहेलियां दी गई हैं, इनके उत्तर आपको कविता में मिल जाएंगे। पहेलियां बूझिए। तो पहली पहेली है, नानी की बेटी है कौन, मामा की बहना है कौन, भारिया है पिता की कौन, भाभी है चाचा की कौन, तो इसका उत्तर हो जाएगा माँ। फिर दूसरी पहेली है, आसमान में उड़ उड़ जाए, तरह तरह के गाने गाएं, पर फैलाकर करता है सैर, दो हैं जिसके पर और पैर, तो क्या हो जाएगा? पक्षी। फिर तीसरी पहेली है, बागों में जो सुगंध फैलाती, फूल फूल में बसती जाती, हवा हवा में घुल मिल जाए, कौन है जो यह नाम बताए, तो उसका हो जाएगा खुशबू। तो बच्चों, इस प्रकार इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।